Hello friends, welcome to Paralegal Study. In this lecture we will analyze our unit 10, that is corporate governance. So friends, ये corporate governance का मतलब क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और इसको आप ध्यान से सुनिएगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है कि इट मीन्स द अफेक्टिव गवर्नेंस। सिंपल सी भाषा में बात करें, that corporate governance is about the way the business is directed, monitored and controlled to attain its goal and the objective। है ना कि बिजनेस को किस वे में किया जाए, किस तरीके से उसको बिजनेस को डायरेक्ट किया जाए, किस तरीके से बिजनेस को मॉनिटर किया जाए और कंट्रोल किया जाए, ताकि सोसाइटी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करा सकें। This is the basic definition of the corporate governance. And corporate governance is the very essential tool in the current time for every democratic country, and it is essential for the growth, for the profit, for the stability of the business, and even for the welfare of the society as well। कि अभी भी आपने देखा होगा सरकार जो कॉरपोरेट को साथ लेके, और ये सच बात भी है कि हम प्राइवेट प्लेयर्स को जब तक साथ नहीं लेंगे तब तक सही मायने में हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता, बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग इन द 21st सेंचुरी। तो हमें कहीं ना कहीं कॉरपोरेट जो सेक्टर है उसको साथ लेके चलना होगा, और अफेक्टिव कॉरपोरेट अगर गवर्नेंस है तो वो फिर ग्रोथ में भी हेल्प करेगी, स्टेबिलिटी लाएगी पूरी इकोनॉमी में, वेलफेयर के लिए वहाँ पे काम होंगे, और फाइनेंशियल जो सिस्टम है, जो बिजनेसेस जो हमारे हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। सो ओवरऑल वी कैन से दैट नाउ नॉट ओनली गवर्नमेंट अलोन बट अदर प्लेयर्स ऑल्सो, लाइक सिविल सोसाइटीज, लाइक मीडिया, लाइक कॉरपोरेट वर्ल्ड, all these institutions also plays a very important role in the growth of the economy and for the promotion or well-being of the society. So this is the basic introduction of the corporate governance. Next, what is the significance or the other different meaning of the corporate governance? So friends, we can simply say that corporate governance, we already pointed out that the way the business is conducted, the way the business is monitored or controlled, and all these corporate governance is guided by some set of principles, some set of ethics and ideals and values, and which ensure the transparency, accountability and trust among the customers and investors, and it only possible when the decision is totally based on the openness, boldness, fairness and the with honesty। कि कॉर्पोरेट की जो गोल है, हमने जो देखा कि भाई हमें अटेन करना है अपना ऑब्जेक्टिव, जो एक गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है, वो तभी होगा जब गुड गवर्नेंस, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ये इसमें चीज़ें जो हैं वो बहुत स्मूथली होंगी, और वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पे चीज़ें होंगी। वहाँ पे जो बिज़नेस हाउसेज हैं जब उनके भी अपनी अकाउंटेबिलिटी साबित होगी, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि बिज़नेस जो हाउसेज हैं, कई बार हम कहते हैं कि वो ना एथिक्स और वैल्यूज़ को प्रमोट नहीं करते। जैसे टाटा तो एक अलग एग्जांपल है, जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, टाटा इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि वो सिर्फ पैसा ही नहीं कमा रहे हैं, साथ साथ में देखो कैंसर के हॉस्पिटल्स भी खोले हुए हैं। इसके अलावा टाटा के इंस्टीट्यूट भी हैं मीन्स जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, एंड वेरियस अदर एनजीओज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल वेलफेयर जो है वो टाटा ग्रुप्स करता है। ठीक है, तो हमें ये समझना होगा कि सेम जो बिजनेस हाउसेज हैं उनको ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लानी होगी, एक ट्रस्ट बिल्ड करना होगा बिटवीन द कस्टमर, इन्वेस्टर एंड द ओनर ऑफ द बिजनेस, और जो ये तभी होगा जब वहाँ पे डिसीजन है वो ऑनेस्टी के साथ लिए जाएंगे, बोल्डनेस पॉसिबल, और वी कैन से ईजिली वे में जहाँ पे जब डिसीजन लिए जाएंगे। सो ये एक पूरा हमने एक उसकी एक इम्पोर्टेंस के बारे में या देखा कि किस तरीके से गुड गवर्नेंस अच्छे से काम करेगी। फिर हम देखें कि 3 इम्पोर्टेंट प्लेयर होते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस सेक्टर में।
One is the stakeholder, second player is the executive management, and third one is the board of the directors. सो ये आपको समझना होगा कि कोई भी कॉरपोरेट जो वर्ल्ड हाउसेज हैं उसमें तीन टाइप के प्लेयर्स होते हैं. स्टेक होल्डर्स वो होते हैं हु हैव इन्वेस्ट देयर मनी इन द कॉरपोरेशन. जैसे आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, तो यू आर द स्टेक होल्डर्स. सो one important key player in the corporate governance is the stakeholder, means, or shareholder, we can say the shareholder is the more appropriate term. So stakeholders and shareholders. Second is the executive management, means who run the business and who is the responsible for the policies which is made by the board of directors. सो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट वो होते हैं जो बिजनेस को चलाते हैं और जो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं. थर्ड जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है कॉरपोरेट हाउसेज में वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का. ये कौन होते हैं? हु इज़ इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स. ठीक है ना, तो शेयर होल्डर्स के द्वारा चुने जाते हैं. तो एक्चुअल में आपको पता नहीं होगा अभी, ये यूनिट को आपको इस तरीके से समझना है कि ये पूरा मॉडल बताएगा कि बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज हैं वो किस तरीके से काम करते हैं. तो जैसे मैंने टाटा का जो एग्जांपल दिया, तो वहाँ पे आपको समझना होगा कि टाटा में भी तीन इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स हैं और वो हर बिजनेस बड़े हाउसेज में होते हैं. शेयर होल्डर्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा अपना लगाते हैं, और एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट होता है जो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है, रूल्स रेगुलेशंस जो बनते हैं उन सबको इम्प्लीमेंट ये लोग करते हैं. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जो एक्चुअल में रूल बनाते हैं, और इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर, क्योंकि वो पैसा इन्वेस्ट वहाँ पे करते हैं. सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट प्लेयर्स: शेयर होल्डर, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. एंड ऑल दीज थ्री प्लेयर्स वर्क इन ए फ्रेंडली मैनर, and if they all work in a just fairness, openness and the transparency, so then it means that the chance of the growth of corporate governance is so high. ठीक है ना, तो तभी ये पॉसिबल हो पाएगा जब सभी लोग ये मिलके काम करेंगे. and the different meaning of the corporate governance is according to the SEBI, means the Security Exchange Board of India, is short form is SEBI. So according to the SEBI, the corporate governance means is all about the recognition, or we can say just recognition by management about their goals as the corporate trustee, and the shareholders are the real owner of the company. So it's basically all about the dedication to carry out the good business performance through the ethics and through the values. तो सेबी ने ये कहा है कि कॉरपोरेट हाउस का जो मतलब है, जो मीनिंग है, वो है कि जहाँ पे जो मैनेजमेंट हो, ठीक है, जहाँ पे रोल प्रॉपर हर एक मैनेजमेंट का रोल डिसाइड कर रखा हो बेहतर तरीके से, जहाँ पे शेयर होल्डर जो हैं वो रियल ओनर हो उस पर्टिकुलर कंपनी के. इसके अलावा जो डिसीजन लिए जाएं उसमें मैंने कहा एथिक्स, वैल्यूज़, सम प्रिंसिपल्स, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए, है ना. और एक बहुत ही फेयर ऑनेस्टी से जो हाउसेज, जो कॉरपोरेट हाउसेज जो है वो रन हो. ये सिंपल मतलब है कॉरपोरेट गवर्नेंस का अकॉर्डिंग टू द सेबी. तो जब आपके आंसर जब आते हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि पहले सिंपल डेफिनेशन, फिर अकॉर्डिंग टू सेबी, और फिर ऊपर जो हमने वेरियस टाइप के प्लेयर्स देखे इस तरीके से. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ICSI, मीन्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ कंपनी सेक्रेटेरिएट ऑफ इंडिया. तो द कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का जो ये पूरा इंस्टीट्यूशन है, जिसको ICSI भी बोलते हैं, उनके अकॉर्डिंग कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब ही है मिक्सर ऑफ रूल्स. तो ब्लेंड मतलब होता है एक मिक्सचर. तो मिक्सचर ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज एंड वेरियस प्रैक्टिसेस विच अट्रैक्ट द ह्यूमन कैपिटल and which perform the efficiency, and they run for the maximum benefit of for the welfare or for the shareholders or the people. कि जो ये ICSI है उसने यही कहा है कि ये जो कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब ही है जहाँ पे रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़ होंगी, और जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियली और इसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट को अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे, और जहाँ पे परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा ओपननेस में होगी, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी से डिसीज़न वहाँ पे लिए जाएंगे, और सबसे मेन चीज़ जो स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उन सब की भी रिस्पेक्ट होगी. उनको उन्हीं मतलब हमें समझना होगा कि किसी ने हमारी कंपनी पे पैसा लगाया है तो हमें उनको बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करना है.
ये एक सिंपल सा मतलब है ICSI के अकॉर्डिंग। अब है नेक्स्ट की व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो आज के दिन क्यों चाहिए। तो इसके लिए हमें पहले समझना होगा कि क्या हुआ ना, LPG रिफॉर्म्स के बाद जो पूरी दुनिया में हमने देखा कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आई, इसके अलावा जो कहीं ना कहीं हमने देखा कि एक साइड बिजनेस हाउसेस तो ग्रो कर रहे हैं बट ऑन द अदर हैंड जो पुअर पीपल हैं वो पीछे रह गए। तो उसके बाद ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आता है और इसके लिए स्पेशली एक कमेटी बनाई गई थी, द कमेटी ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2003 में, जिसके चेयरपर्सन थे नारायण मूर्ति। आपने जरूर इनकी वीडियोस देखी होंगी, सुधा मूर्ति, नारायण मूर्ति, ठीक है। तो ये जो अभी आप कह सकते हो इनकी सेम एक इंटरेस्टिंग चीज़, जो इनकी बेटी है, इनकी डॉटर, उन्हीं के हस्बैंड एक तरीके से इनके हम कह सकते हैं कि सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति के जो दामाद हैं वो ऋषि सुनक आज प्रधानमंत्री हैं, बिकेम द PM ऑफ द यूनाइटेड किंगडम अभी करंट में। तो उसी को मीन्स नारायण मूर्ति जी के अध्यक्षता में कमेटी बनी थी 2003 में, और जिसने स्पेशली इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू मतलब इस टॉपिक को समझा और उन्होंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो नेसेसरी किस रूप में है। तो जैसे पहला है कि ब्रिंग क्लैरिटी टू द रिस्पेक्टिव डायरेक्टर्स, कंपनी मैनेजर एंड द शेयर होल्डर। इसका मतलब ऑल सभी जो पीपल्स हैं कंपनी में, जो कॉर्पोरेट हाउसेज में जैसे शेयर होल्डर होते हैं, हमने देखा मैनेजमेंट होती है और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, इन सभी के बीच एक क्लैरिटी होनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट का भाव होना चाहिए और सभी जो लोग हैं वो मिल के काम करें स्ट्रेंथनिंग में फॉर स्ट्रेंथनिंग टू द कॉर्पोरेट सिस्टम। दूसरा उन्होंने बोला कि दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए वो है अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर हो चाहे लोकल इन्वेस्टर हो, हमें इन्वेस्टमेंट पे जोर देना होगा। थर्ड जो इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस उन्होंने बताया जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए वो है प्रिवेंट फ्रॉड। जो फ्रॉड होता है, अनएथिकल बिहेवियर्स होते हैं, उन सब को हमें रोकना होगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा क्रिएट कंपटीशन, एक प्रॉपर कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करना होगा जिससे कि बेहतर विकल्प, बेहतर चॉइस मिले लोगों को। इसके अलावा परफॉर्मेंस को हमें उसको इन्हेंस करना होगा, रेगुलर टाइम पे देखना होगा कि कितनी ग्रोथ हुई कितनी नहीं हुई। इसके अलावा प्रमोट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं स्पेशली विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट, बिना इन्वायरमेंट को हार्म किए हुए रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज़ करना होगा। एंड इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी गोल को हमें साथ लेके चलना होगा। दीज आर द बेसिक थिंग्स विच इज़ वेरी असेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, सेम जो अक्सर जैसे जो स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं नोट्स की रिगार्डिंग, तो उनको दिल से मैं वही थैंक्स कहना चाहूँगा दोबारा से। और स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ज़रूर ये चीज़ इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि जो ये पूरी जैसे यूनिट्स होती हैं उनके जो क्रीम नोट्स होता है, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड और टू द पॉइंट्स जो नोट्स होते हैं, तो वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। जैसे ये देखो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बिल्कुल क्रीम नोट्स आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये नोट्स आप इजीली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या मेल करके और बाई कर सकते हैं। ओनली 10 रुपीज़ में पर्टिकुलर एक यूनिट के नोट्स पढ़ते हैं। तो उससे क्या होता है, पूरा अगर आप ये नोट्स और साथ में लेक्चर आप सुनते हैं तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा, बहुत ईजी। फिर ये इग्नू का मटेरियल कुछ नहीं आपके आगे, ठीक है। तो ये एक सूचना थी। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि कौन कौन से कॉर्पोरेट गवर्नेंस में वेरियस प्रिंसिपल हैं। So the some major principles which is given by the Organization for Economic Cooperation and the Development report, which is short, we can say that OECD means the Organization for the Economic and Cooperation and Development जो report है उसने कुछ following principles बताए जो corporate governance के लिए ज़रूरी है। पहला principle, पहला सिद्धांत उन्होंने क्या दिया, the ensuring the basis for an effective corporate governance framework, means rule of law होना चाहिए,
ठीक है। इसके अलावा एफिशिएंट मार्केटिंग होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, चीज़ें स्मूथली मीन्स उसको प्रॉपर रेगुलेशन करने वाला कोई होना चाहिए कंपनी को। इसके अलावा जैसे कोई गलत अगर कुछ होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी होगी। तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं मीन्स इंश्योरिंग द वेरी बेसिक थिंग्स, सो इंश्योरिंग द बेसिक फॉर द अफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो भी बेसिक चीज़ होती हैं किसी भी इंस्टीट्यूट को सेटअप करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल ले लो, अभी मान लो मैं आपको ये लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये जब मेरा जो चैनल है ये तभी ग्रो करेगा जब मैं ऑनेस्टी के साथ बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से और जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करूँगा, अदरवाइज इस पे लोग नहीं जुड़ेंगे। तो सेम है कि बेसिक बहुत ही जो बेसिक चीज़ें होती हैं, ऑनेस्टी, प्रॉपर रेगुलेट करना, अगर कुछ गलती होती है तो उसको एक्सेप्ट करना, रूल्स ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग तरीके से काम करना, और इसके अलावा कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना। तो ये पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल है द राइट ऑफ शेयर होल्डर एंड की ओनरशिप फंक्शंस। इसमें क्या है, जो शेयर होल्डर जो इन्वेस्ट करते हैं उनके और जो कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या जो ओनर होते हैं उनके फंक्शंस को भी हमें रेलिवेंट बनाना होगा, उसको भी इजी करना होगा। सिंपल सी हम भाषा में बात करें कि जो शेयर होल्डर्स जो हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं, उनकी पूंजी है। तो कंपनी जो हैं वो इस तरीके से डिसीजन ले ताकि वो इन शेयर होल्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे सकें और मिल के बेहतर तरीके से ये काम कर सकें। दिस इज़ द सेकेंड प्रिंसिपल, द राइट ऑफ शेयर होल्डर एंड द की ओनरशिप फंक्शन। नेक्स्ट है द इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स। मीन्स हमें समझना होगा कि शेयर होल्डर्स और जो भी उस हाउस कॉर्पोरेट हाउस में जुड़ा हुआ है, चाहे वो मैनेजर्स है या चाहे कोई वर्कर्स है, इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन सभी को इक्वल ट्रीटमेंट हमें देनी होगी। तो इक्वालिटी की फीलिंग के साथ हमें काम करना होगा। नेक्स्ट है द रोल ऑफ स्टेक होल्डर इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कि इसके अलावा जैसे हमें ऐसे एग्रीमेंट, ऐसे हमें चीज़ें इनकरेज करना होगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को क्रिएट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब को क्रिएट कर सके और अपनी बिजनेस को हम ग्रो कर सके। तो ये है द रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स इन द कॉरपोरेट गवर्नेंस। नेक्स्ट है डिस्क्लोजर एंड द ट्रांसपेरेंसी। कि अगर कोई टाइम फ्रेम के तहत मतलब कोई गलती होती है तो उसको एक्यूरेट टाइम में बिल्कुल सही करना उसको। इसके अलावा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसमें ओपननेस हो, ठीक है, परफॉर्मेंस बिल्कुल देखी जाए, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाएगी ट्रांसपेरेंसी का तहत। और बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है नेक्स्ट प्रिंसिपल, जिसके तहत जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, और कंपनी अगर कल को कुछ डूबती है तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो उनको चुना गया है, अपॉइंट किया गया है शेयर होल्डर्स ने, ठीक है ना। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हमें स्वीकार करना होगा। तो मीन्स ये दीज आर द प्रिंसिपल्स, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड, ट्रांसपेरेंसी इन द डिस्क्लोजर एंड द इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ द शेयर होल्डर। ये बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स हमने देखे, इन प्रिंसिपल्स को अगर हम लेके चलते हैं तो आवर कॉर्पोरेट गवर्नेंस परफॉर्म इन ए वेरी हेल्दी वे एंड विच इंश्योर्स नॉट ओनली द इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट अदर ओवरऑल डेवलपमेंट भी इससे इंश्योर होगी, इन प्रिंसिपल्स को अगर हम साथ लेके चलते हैं। नेक्स्ट है कि पूरी दुनिया में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके कौन कौन से मॉडल हैं जो फॉलो किए जाते हैं। तो पहला मॉडल है एंग्लो सेक्शन मॉडल, जिसको हम यूएसए मॉडल भी बोलते हैं। इस मॉडल में क्या होता है, क्यों इसको इस मॉडल का दूसरा नाम आउटसाइडर भी है, मीन्स एक तरीके से यूएस मॉडल, आउटसाइडर मॉडल और एंग्लो सेक्शन मॉडल। क्यों? क्योंकि इसमें इट डिस्क्राइब एज द आउटसाइड शेयर होल्डर और आउटसाइड कंट्रोल मॉडल। इसमें सिंपल है, ये यूके, यूएसए इन जैसे देशों में यही मॉडल फॉलो होता है। तो इसमें जो मेन प्लेयर है वो कौन है, शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिसीजन मेकिंग में। सो द शेयर होल्डर गेट पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस द डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो कल को फिर रूल्स, देखो आप ऐसे समझो, एक सिंपल से वे में बताता हूँ। जैसे हम जो हैं, हम क्या करते हैं, हम कॉमन पीपल वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ पे कानून बनाते हैं। इन द सेम वे कॉर्पोरेट हाउसेज में यही होता है, शेयर होल्डर्स जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर वो शेयर होल्डर्स अपने में से, अब चुनाव वोटिंग होगी, वो फिर किसी पर्टिकुलर कुछ मेंबर को चुनेंगे जिनको कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर कंपनी को रन करेंगे,
ठीक है ना, ये इस तरीके से होता है, मीन्स अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की होती है। तो यहाँ जो एंग्लो सेक्शन जो मॉडल है ये यही कहता है कि जो जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर्स को, और अगर कल को उनको लगता है कि डायरेक्टर्स जो है सही से काम नहीं कर रहे हैं तो दे कैन डिसमिस द डायरेक्टर्स ऑल्सो। तो ये पावर एक तरीके से हम कह सकते हैं आउटसाइड से पावर मिलती है कॉरपोरेट को, इसीलिए इसको आउटसाइड मॉडल भी या एंग्लो यूएस मॉडल और एंग्लो सेक्शन मॉडल भी हम बोलते हैं। दूसरा अगर हम बात करें कि जापानीज मॉडल है एक, ठीक है, जो दूसरा जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मॉडल है, इसमें क्या होता है, इसमें द जापानीज मॉडल कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ सप्लायर एंड बायर कंपनीज। जैसे एक कंपनी है जो सप्लाई करेगी और कुछ कंपनियां हैं जो बायर करेंगी, तो सप्लायर और बायर इन दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन, एक नेटवर्क बनता है। और ये जो जापानीज जो कॉर्पोरेट मॉडल है इसमें प्रॉपर कोड एंड कंडक्ट होते हैं, मीन्स कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो हर एक डायरेक्टर्स को फॉलो करने होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी इसी में दे आर द हेड ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑल्सो, मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मॉनिटरिंग करेंगे वही, कंट्रोलिंग भी वही करते हैं, और इसके अलावा उनका पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को ईजी बनाना, ये सारे जो है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ही काम होता है। और इसमें जो सबसे जापानीज मॉडल की जो सबसे अच्छी चीज़ है वो यही है कि साथ लेके चलते हैं सभी को, वी वाली फीलिंग के साथ यहाँ काम होता है, तभी तो सप्लायर और कम जो बायर है वो सभी इंटीग्रेट नेटवर्क के रूप में काम करते हैं। फिर जो जापानीज बोर्ड है वो लार्जर देन द, वो ये जो हमने ऊपर देखा यूएस मॉडल जो एंग्लो सेक्शन मॉडल है उससे ये बड़ा है, लार्ज है, क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर्स की संख्या होती है, जो एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनकी 50 होती है, 50 संख्या जो उनकी 50 होती है। तो ये पावरफुल नेटवर्क के रूप में काम करता है, और इसीलिए जापानीज मॉडल जो है बिजनेस का वो बहुत बेस्ट माना जाता है पूरी दुनिया में। नेक्स्ट है कॉन्टिनेंटल मॉडल जो फ्रांस और जर्मनी में फॉलो होता है, तो इसको फ्रांस जर्मनी मॉडल भी बोलते हैं। ये जो मॉडल है ये बिल्कुल अलग है जापानीज और जो हमने ऊपर एंग्लो सेक्शन या जो यूएस यूके जो मॉडल देखा था उससे बिल्कुल अलग है। कैसे है कि इन जर्मनी द लॉन्ग टर्म स्टेक्स ऑफ द कॉरपोरेशन आर हेल्ड बाय द बैंक्स। वहाँ जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट जो होती है वो बैंक्स के द्वारा होती है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो जैसे हम सिंपल सी भाषा में समझें कि यहाँ बायर और सप्लायर जो हमने देखा था जापानीज मॉडल में, तो वहाँ क्या होता है कि बैंक जो हैं वो एक तरीके से हम यहाँ पे कहें तो बैंक रिप्रेजेंट करते हैं। और सिंपल सी बात करें कि जर्मनी जो मॉडल है द कॉरपोरेशन में, उसमें द कॉरपोरेशन कंसिस्ट ऑफ द मैनेजमेंट बोर्ड एंड द सुपरवाइजर बोर्ड, और इट प्रीफर्स बैंक ट्रांजिशंस इंस्टेड ऑफ द इक्विटी फाइनेंसिंग। और कुछ अनदर वो इम्पोर्टेंट है कि ऑडिटिंग कमेटी भी होती है उसमें, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें दिखाई देती हैं कॉन्टिनेंट मॉडल्स में। नेक्स्ट है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस दैट द वेरियस मॉडल ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हम कह सकते हैं कि रिसेंट टाइम में जो कि सम फीचर्स जो कि आप कह सकते हो कि कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स या की एलिमेंट्स जो हाईलाइट किए मैड्यूरी ने, ठीक है ना। तो कौन कौन से हैं, तो सिंपल सी चीज़ है कि पहला शेयर होल्डर इलेक्ट डायरेक्टर्स हु रिप्रेजेंट देम, डायरेक्टर वोट्स ऑन द की मैटर, डिसीजन आर मेड इन द ट्रांसपेरेंट मैनर, द कंपनी अडॉप्ट अकाउंटेबिलिटी, कंपनी अडॉप्ट द पॉलिसी इन इजी वे। सिंपल है, जो ऊपर हमने देखो बहुत सारे प्रिंसिपल्स देखे, जिसमें मेनली कॉन्टिनेंटल मॉडल जो देखा जर्मनी का और जो फ्रांस में है, उसके ऊपर जापानीज मॉडल देखा, उससे ऊपर एंग्लो सेक्शन जो यूके और यूएस में है। तो इसके इन सब के अलावा कह रहे हैं कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हर मॉडल में आपको दिखाई देंगे। भाई कोई भी मॉडल हो, कोई भी कंट्री हो, अगर वहाँ पे कॉरपोरेट सेक्टर, कॉरपोरेट गवर्नेंस को हमें बेहतर बनाना है तो कुछ चीज़ें हैं जो होती ही हैं और जो एलिमेंट्स आपको मौजूद दिखाई देंगे ही। तो उसी में है कि जो ट्रांसपेरेंसी होगी, पॉलिसी है वो ईजी होंगी, डायरेक्टर्स का जो रोल है वो प्रॉपर मॉनिटर किया जाएगा। इसके अलावा जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने बोर्ड डायरेक्टर्स को अपॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे या चुनेंगे उनको। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल और नेशनल सिनेरियो क्या है ग्रोथ ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पूरी दुनिया में जो एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो बढ़ी है तो उसमें इंटरनेशनल व्यू क्या कहता है, इंटरनेशनल सिनेरियो क्या है। तो उसको इंटरनेशनल सिनेरियो को रिप्रेजेंट किया है द
और कैडब्यूरी रिपोर्ट ने। तो कैडब्यूरी रिपोर्ट 1992 में आई थी और इन्होंने कहा द कैडब्यूरी रिपोर्ट हैड कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मींस पूरी दुनिया में कॉर्पोरेट को फैलाने के लिए, यहाँ इस टॉपिक का मतलब ऐसे समझो कि ये पूरी दुनिया में जो ग्रोथ हुई है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, इसके पीछे कौन सा कारण है। तो इंटरनेशनल जो लेवल पे जो ग्रोथ हुई उसका क्रेडिट जाता है कैडब्यूरी रिपोर्ट को, जो 1992 में आई थी। इस रिपोर्ट में साफ इन चीज़ों पे जोर दिया गया कि कौन से कोड, कौन से तरीके, कौन से ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो ज़रूर फॉलो की जाएंगी सभी के द्वारा, जिससे कि कॉरपोरेट जो हाउसेज हैं वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। ठीक है, अब आते हैं फिर इंडियन सिनेरियो पे। इंडियन जो सिनेरियो है उसको रूप में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने एक कमेटी बनाई थी 1950, जैसे ही आज़ाद हुई उसके बाद एक कमेटी बनाई जो HC भाभा जो थे हमारे, वो चेयरमैन थे। तो उन्होंने क्या किया, देखो पहले हमारे यहाँ पे इंडियन कंपनी एक्ट लागू होता था जो 1930 का एक्ट था। फिर बाद में उसमें हमने चेंज, क्योंकि ये जो HC भाभा जो फिर जो कमेटी बनी तो उसने कहा कि हमें सबसे पहले ब्रिटिश के टाइम का जो कंपनी एक्ट है जो 1930 एक्ट उसको बदलना होगा। तो फिर हमने न्यू कंपनी एक्ट लेके आए हम 1956। ठीक है, इस 1956 एक्ट में कुछ रोल्स, कुछ फंक्शंस की बात की गई कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किस तरीके से काम करना होगा। बाद में धीरे धीरे आपको पता है कि हमने 1991 में आगे जाके LPG रिफॉर्म्स आए, जिसको लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन भी बोलते हैं। तो उन सब रिफॉर्म्स के बाद हमने और फर्दर कुछ न्यू चीज़ें इसमें ऐड की, और अभी ओवर द टाइम अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से चीज़ों को परफॉर्म किया है। तो इस तरीके से आपको इंडियन सिनेरियो लिखना है कि पूरी HC भाभा कमेटी ने जो है कैसे 1930 के एक्ट को बदल के 1956 का एक्ट आया, फिर LPG रिफॉर्म्स, और फिर बाद में कौन कौन से चेंजेस हुए। इसके अलावा कुछ वेरियस अदर कमेटीज़ की नाम भी आप जरूर लिखेंगे, जैसे कुमार मंगलमा बिरला कमेटी 1999 की, नरेश चंद्र कमेटी, नारायण मूर्ति कमेटी जो हमने देखा था, फिर इसके अलावा उदय कोटक जो कमेटी 2017 में, इसके अलावा सेबी जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है हमारा, इसके अलावा कॉमर्स और इंडस्ट्री का जो एक संगठन है जिसको एसोसिएट चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी बोलते हैं, चार्टर अकाउंटेंट का जो इंस्टीट्यूट है, कंपनी सेक्रेटरीज का जो इंस्टीट्यूट है जिसके अकॉर्डिंग जो हमने डेफिनेशन जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थी वहाँ पे मैंने बताया था ICSI जो इंस्टीट्यूट है। तो ये सब कुछ इंस्टीट्यूट के नाम भी आप मेंशन करेंगे कि इन सब के अकॉर्डिंग जो है कि गवर्नेंस का इंडियन जो सिनेरियो है, मीन्स इन सभी जो ये पूरी कमेटी थी और ये जो पूरे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे चार्टर अकाउंटेंट के CA के जो इंस्टीट्यूट, CS के जो इंस्टीट्यूट है, उन सब ने बहुत सारे न्यू रूल्स, रेगुलेशंस एंड रिफॉर्म्स पे जोर दिया, और इस तरीके से हमारे इंडिया में ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट जो है इतना ब्यूटीफुली आगे बढ़ा। अब आते हैं कि फ्रेंड्स चैलेंज क्या है, हमारी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसके सामने मेजर बड़े चैलेंज कौन से हैं। तो देखो कोई भी हम रिफॉर्म जब करते हैं, हमने देखा था कि चाहे वो कुछ भी आप जो कहीं पे भी आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गुंजाइशें ज़रूर होती हैं, कुछ ना कुछ चैलेंजेस ज़रूर होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे कॉर्पोरेट जो हाउस है वो सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से चीज़ें हो रही, नहीं, कुछ कुछ चैलेंज यहाँ पे भी हैं। तो वो कौन से चैलेंज हैं? तो सबसे पहला चैलेंज तो है कि जो कोड ऑफ जो वैल्यू एथिक्स की जो हमने बात की ना, वो कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं कर पाते ये कॉर्पोरेट हाउसेस। जैसे हमने बात की अकाउंटेबिलिटी की, ट्रांसपेरेंसी की, ओपननेस की, ऑनेस्टी की, वो चीज़ें रेगुलर कंटिन्यूटी में ना अप्लाई नहीं हो पाती, ये सबसे बड़ी कमी। दूसरा कई बार कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है बोर्ड ऑफ मेंबर्स के बीच ही। जैसे मान लो 10 बोर्ड ऑफ मेंबर है, उनके बीच ही आपस में टकराव हो जाता है, तो उसका जो नुकसान है वो कंपनी को उठाना पड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है कि कई बार जो स्किल है हमारे पास वो उतनी अच्छी नहीं होती, प्रॉपर जो स्किल होनी चाहिए, एक आइडियल वैल्यूज़ होनी चाहिए, वो नहीं होती। कुछ ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ऐसे मेंबर होंगे जो सिर्फ पैसे के बारे में सोचेंगे। तो वो जब तक एथिक्स, वैल्यू, जब तक सेंसिटिव आप नहीं होगे, जब तक आप लोगों की भलाई के लिए नहीं सोचोगे, और जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि हमें ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों को जस्टिस भी दिलाना है, तब तक वो कॉर्पोरेट हाउस अच्छा साबित नहीं होगा। फिर है अकाउंटेबिलिटी, कई बार फिक्स नहीं हो पाती। मीन्स कोई गलती होती है तो अपनी अपनी पल्लू झाड़ लेते हैं, कहते हैं कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कमी है। तो ये कुछ वेरियस चैलेंजेस हैं जो देखने को हमें मिलते हैं।
एक जो टर्म है, वैसे आप ध्यान रखना, कई बार ऐसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे काइरित्सु एक टर्म है, क्या है? तो काइरित्सु जो टर्म है, जैपनीज टर्म है, जिसका मतलब ये है कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, डायरेक्टर, जो हमने जैपनीज मॉडल में भी देखा था, तो उसको आप एसोसिएट कर सकते हो काइरित्सु। काइरित्सु जो टर्म है ना, ये यहाँ पे आप देखोगे तो आपके देखो यहाँ पे दी हुई है ग्लोसरी में। तो काइरित्सु टर्म का मतलब ही है जहाँ पे सभी जो है टुगेदर एक साथ वर्क करेंगे और एक क्लोज रिलेशनशिप है जो बनाएंगे। और आज के दिन जो जापानीज जो मॉडल है वो इतना जो फेमस है पूरी दुनिया में, वो इसीलिए है क्योंकि ये काइरित्सु मीन सभी जो शेयर होल्डर, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, बायर, कस्टमर, सभी को ये साथ लेके चलते हैं। सो दिस इज द very interesting topic means in the Japanese model of the corporate governance. So this is all about the chapter, and if you need the cream of this particular chapter, then you can send me the message, and just keep work hard, and thank you so much.